हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजायर आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि अगस्त मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि इसमें हम देखेंगे ये दो पार्ट में जो वीडियो हम कर रहे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसमें हम देखेंगे क्या जीएम मॉस्किटो क्या होता है, फिर बीटी ब्रिंजल समझेंगे ये क्या होता है, पोलियो वायरस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में था, इसमें से बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस, बाकी कंटेक्स्ट भी देख लेंगे क्या है। बायो इथेनॉल भी न्यूज़ में है और ये मलेरिया न्यूज़ में है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बेसिक समझना है, इन दोनों में से बेसिक आपको पता होना चाहिए, कंटेक्स्ट उतना काम का है नहीं। यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये जीएम मॉस्किटो ये क्या होता है, अब ये समझना है आप, ठीक है ना। तो आपने काफी कुछ सुना है कि भाई जीएम क्रॉप्स, बीटी ब्रिंजल जैसे ये भी जीएम क्रॉप्स है ना, ये भी आपका क्या है जीएम क्रॉप्स। अब ये जीएम मॉस्किटो क्या है, ये सब क्या है, हम देखेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है ये। तो अपन चालू करते हैं, इसमें देखते हैं वन बाय वन करके क्या क्या न्यूज है। तो सबसे पहली न्यूज है जीएम मॉस्किटो, ठीक। अब ये जीएम मॉस्किटो मतलब ये क्यों न्यूज में है, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ फीमेल मॉस्किटोस को यूज किया है, उनमें एक बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, उस बैक्टीरिया का नाम है वोल्बाचिया, ठीक है ना। आप इसका कंटेक्स्ट समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है एक मॉस्किटो, ठीक है ना, ये एक मॉस्किटो है, ठीक। इस मॉस्किटो में दो तरीके के मॉस्किटो हैं। अब ये फीमेल हो सकता है या फिर मेल हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, हमने मान लीजिए कि एक मच्छर पकड़ा, ठीक है ना, एक मॉस्किटो उठाया। अब कौन से मॉस्किटो को हम उठा रहे हैं, एडिस इजिप्टी, ठीक है। ये एडिस इजिप्टी ये कौन सा मॉस्किटो होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक ऐसा मॉस्किटो है जो रिस्पॉन्सिबल है काहे के लिए, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, जीका वायरस के लिए। ये जो बीमारियां हैं ये कौन से वायरस से होती है, पहला तो आप ये रट लो, आप प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एडिस इजिप्टी किसके कौन से डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, ठीक है, इनके लिए ये आपका रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। अब क्या किया गया है, देखो इसमें क्या किया जाएगा, हमने मॉस्किटो को यूज किया, इस मॉस्किटो को यूज किया, इसमें क्या कर दिया, एक बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, मेनली हम यूज कौन सा करते हैं, देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे मेल वाले को, है ना। अब मेल को यूज किया, मेल के साथ साथ मेल को यूज करके, यहाँ पे लिखा जरूर है कि साइंटिस्ट इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, बट मैं आपको बता रहा हूँ जनरली क्या याद रखना है आपको। देखो मेल मॉस्किटो हमको काटता नहीं है, काटती कौन सी है, वो फीमेल मॉस्किटो है। हम इसमें क्या करते हैं, हमने मेल मॉस्किटो को लिया, है ना, हमने मेल मॉस्किटो को लिया, अब इसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, है ना, इन्फेक्ट कर दिया, काहे से, ये बैक्टीरिया इंसर्ट कर दिया। ये बैक्टीरिया कौन सा है, इसका नाम है वोल्बाचिया, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया क्या है, वोल्बाचिया, ये नेचुरली ऑकर होता है कई सारे इंसेक्ट्स में, है ना। और ये देखा गया है जब ये वोल्बाचिया जो बैक्टीरिया है, जिस इंसेक्ट में ये ऑकर होता है, वो इंसेक्ट अगर किसी व्यक्ति को काटे तो ऐसा कोई मलेरिया जैसी बीमारी हमको नहीं देखने को मिलती, है ना, मलेरिया बोल रहा हूँ, जो डेंगू चिकनगुनिया है, जीका वायरस है, ये नहीं देखने को मिलती। तो मतलब क्या है कि भाई वो इस वायरस को क्या कर देता होगा, ये वाला बैक्टीरिया जो ये वायरस है, कौन सा वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी बीमारियों के लिए, है ना। अगर ये वाला बैक्टीरिया और वो वाला वायरस दोनों मिलते हैं, है ना, कौन सा वायरस जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपको इसके लिए और इसके लिए, तो क्या होगा, ये वाला बैक्टीरिया इसको खत्म कर देता है, मार देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कई सारे इंसेक्ट्स में तो मिलता है, ये हमको किस में नहीं देखने को मिलता, ये हमको एडिस इजिप्टी में नहीं देखने को मिलता, समझ में क्या ना। अब इसके साथ साथ ये येलो फीवर जैसी बीमारी भी को कॉज करता है ना। येलो फीवर भी कहां से होती है, ये इसी से ही होती है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारे ये 4-5 डिसीज जो मैंने आपको बताई। तो हम क्या करेंगे, ये वोल्बाचिया क्या करेगा, जब इसको हमने इंसर्ट कर दिया किसके में, मॉस्किटो में, अब ये जब मेटिंग करेगा जाकर के फीमेल के साथ, तो इसका जीन वहां पर ये बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, ये जो फीमेल होगी जब इसके साथ मेटिंग करेगा, है ना, जब इसके साथ मेटिंग करेगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, ये फीमेल अब ये स्टेराइल हो जाएगी, है ना। स्टेराइल होने का मतलब क्या है, कुल मिला के ये स्टेराइल होगा, पहला जो स्टेराइल है
ये कौन सा है, मेल वाला। यहाँ पे अगर मान लो फीमेल को पकड़ के आपने ये कर दिया तो वो भी स्टेराइल हो जाएगी। लेकिन हमने जनरली किसको करते हैं, हम जनरली जो मेल वाला जो इंसेक्ट होगा उसको उठाएंगे। हमने इसको इन्फेक्ट कर दिया, कर आप इसको भी सकते हो, लेकिन हम इसको इसलिए कर देते हैं मेल वाले को, उसके पीछे रीजन समझाता हूँ आपको क्यों। क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, स्टेराइल बना दिया। स्टेराइल मतलब अब ये नपुंसक हो गया एक तरीके से, मतलब अब ये बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। तो सीधी बात है, ये जब इसके साथ मेटिंग करेगा तो ये अब क्या होगा, अब जो भी इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये अब ये जो फीमेल मच्छर थी अब वो क्या नहीं कर सकती, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जब ऐसा नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा कि भाई अब जो मॉस्किटो का स्प्रेड है वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। समझा क्या। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। बैक्टीरिया वोल्बाचिया नाम याद रखो, और ये एडिस इजिप्टी, यहाँ से प्री के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है वो काहे के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किस डिसीज के लिए, और ये जीएम मॉस्किटो में हम करते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखो इसमें क्या किया गया है, बहुत सारे मॉस्किटो को एजिस इजिप्टी यहाँ पे लिखा है, देखो एजिस इजिप्टी एंड डज नॉट अफेक्ट द अल्टर जेनेटिक्स, ये सब छोड़ो। यहाँ पे देखो इसको जब इन्फेक्ट कर दिया गया और 2 साल बाद जब उसी एरिया में टेस्ट किया गया तो ऐसा देखा गया, ये इंडोनेशिया की सिटी है, बहुत सारी 2-3 सिटीज में इसका टेस्ट किया गया था। पहले मान लो कि भाई वहां पर 100 मच्छर की एक हम यूनिट लेते हैं, एक एरिया में 100 मच्छर थे। लेकिन जब हमने ये जीएम मॉस्किटो बनाया और इनको रिलीज किया, बनाया मतलब हम आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं, हम ये जो मच्छर होते हैं मेल, इनको पकड़ करके इनको इंसर्ट कर देते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वोल्बाचिया। और उसके बाद वो जब मेटिंग करेगा तो वो तो स्टेराइल हो चुका है, तो अब वो पॉपुलेशन उनकी बढ़ेगी नहीं। और ये कारगर हुआ है इंडोनेशिया की सिटी में, इसको अभी अभी रिसेंटली देखा गया है, यही आपका कंटेक्स्ट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसी सिटी में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये काफी सक्सेसफुल देखा गया है ना, ये काफी सक्सेसफुल है। मतलब ये फ्यूचर में आपको जो ये बीमारियां हैं इन पर कंट्रोल करने के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो कैन नो लॉन्गर स्प्रेड डेंगू व्हेन दे आर कैरिंग वोल्बाचिया, ये आपको समझाई दिया, बिकॉज 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 द डेंगू वायरस स्ट्रगल्स टू रेप्लिकेट इनसाइड द मॉस्किटो व्हेन दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, ये सब आपको समझाई दिया मैंने। Once you release mosquito carrying Wolbachia bacteria, they will interbreed with local mosquito। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम पहले उनको पकड़ते हैं और फिर उसको रिलीज कर देते हैं। जब रिलीज कर देते हैं तो इंटरब्रीड करेंगे। जब इंटरब्रीड करेंगे लेकिन अब स्टेराइल हो चुके हैं तो अब कोई मतलब नहीं है, पॉपुलेशन तो बढ़ने नहीं वाली। समझा क्या। इंसिडेंस ऑफ डेंगू हैज ग्रोन ड्रामेटिकली, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं जो आप जानते हो। ठीक है ना। और ये बहुत सारी डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनफैक्ट मॉस्किटो के काटने से लगभग हर साल लाखों डेथ्स होती हैं, है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये वोल्बाचिया क्या है ये आप याद रख लेना, ये बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये जीएम मॉस्किटो कैसे काम करता है ये मैंने आपको समझा दी। ठीक, ये हमने कर लिया, मेन चीजें क्या थी वो आपको समझा दी मैंने। अब देखो बीटी ब्रिंजल है। ठीक है ना। अब ये बीटी ब्रिंजल क्यों न्यूज में है तो कंटेक्स्ट बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है ना। अब अगर आपको कंटेक्ट जानना है तो अभी रिसेंटली क्या किया है, जीईएसी। जीईएसी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब ये कौन सी कमेटी होती है, ये कमेटी होती है जो हमारे यहाँ पे जो भी आप जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी फूड क्रॉप्स होते हैं, है ना, उसका ये क्या कर देती है, उसको अप्रूवल देती है। तब जाकर के वो आपका वहां पर चाहे फील्ड ट्रायल हो, चाहे वो आपका फाइनल उसको आप कंजम्पशन वगैरह चीजों के लिए अगर आप उसको मार्केट में रिलीज करना चाहते हो तो काहे का अप्रूवल चाहिए होता है, जीईएसी का अप्रूवल चाहिए होता है। समझना क्या। इस कमेटी ने क्या किया है, जो बीटी ब्रिंजल है उसका एक वैरायटी है जिसको हम इवेंट 142 बोल रहे हैं, उसको अभी रिसेंटली इसने अप्रूवल दे दिया है ना। तो इसके कारण बहुत सारा थोड़ा सा ये प्रोटेस्ट होने लगा था कि कोविड का फायदा उठाया जा रहा है और बिना 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 जो आपकी पब्लिक डोमेन में डाटा नहीं रिलीज करे बिना ही आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो इसका बहुत खासा अच्छा खासा विरोध हो रहा था, काफी लोग कर रहे थे, मतलब लोग मतलब सड़क पे आकर के नहीं कर रहे थे। इसका जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है और जो इसके अगेंस्ट रहता है वो इसका काफी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। बट फिर भी कंटेक्स्ट उतना काम का नहीं है। बट आपको ये पता होनी चाहिए कि ये रिसेंटली इवेंट 142 है, ये क्या है, ये न्यूज में था, तो आपको पता होनी चाहिए एक वेराइटी है काहे की, बीटी ब्रिंजल की।
ठीक है ना। अब ये बीटी ब्रिंजल क्या होता है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब मान लो कि भाई एक क्रॉप है ना, अब उसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है, यील्ड कम है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया, है ना। ये क्रॉप है, मान लो कि यहाँ पर अभी सिर्फ 3 चीजें उग रही हैं, बाकी क्या है, पत्तियां ज्यादा है, ठीक है ना, ये पत्तियां ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा चेंज कर दिया कि मैं इसमें मेरे को काम की चीज ज्यादा मिले, मतलब ये ज्यादा मिले मेरे को, ठीक है ना, ये 5 6 7 8 मिले और पत्तियां कम मिले, क्योंकि पत्तियों का यूज ही ना हो, समझा क्या। प्लस ये मान लो कि इस पर बहुत ज्यादा पेस्ट अटैक हो जा रहे थे, समझा क्या, एक स्पेसिफिक पेस्ट का अटैक हो रहा था, लेकिन हमने इसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि अब ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। तो ये सब क्रॉप्स को क्या बोल देते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मतलब क्या है, कुल मिला के ये जो क्रॉप है, इसका जीन हमने निकाला, है ना, और जो जो भी डिजायर आउटकम हमको चाहिए, वैसा हमने उसके जीन को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, समझा क्या। चेंज इन अ सेंस मतलब अब हम चाहेंगे उसको, तो जो चीज, जो जीन जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर हमको चाहिए कि ये हमको हेल्प कर सकता है, तो उसको हम इंसर्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे, समझा क्या। इसमें क्या होता है कि हम बाहर से, देखो अब मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा जीन भी ऐड कर सकते हैं, है ना, या फिर इसके जीन को रिमूव कर सकते हैं, कुछ जीन को हम हटा सकते हैं, है ना, या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, ये सब उसको हम कुछ भी चीजें कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए जीएम क्रॉप्स। तो जेनेटिकली जीएम क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं डीएनए, इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर रिमूव कर सकते हैं, काहे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जिस ऑर्गेनिज्म से हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम मैनिपुलेशन कर देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जीएम क्रॉप्स। और ये कैसे किया जाता है, तो ये लैब में जाकर के बकायदा आपका पूरा इसकी जेनेटिकली इंजीनियरिंग होती है, उसके थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। काहे के लिए, ताकि हमको ऐसा जीएम वैरायटी का प्लांट मिले या क्रॉप मिले, जिससे उसकी यील्ड अच्छी हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए, इसके साथ साथ उसका जो आउटपुट है वो बेटर तरीके से हमको देखने को मिल जाए, इसीलिए हम ये सब जीएम क्रॉप्स का यूज करते हैं, समझा क्या ना। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट्स में, अब उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और फिर उस हिसाब से हम सीड को तैयार करते हैं, और उसमें जो यहाँ हो सकता है कि जो अननेसेसरली डीएनए है वो हम रिमूव कर रहे हैं, और कुछ जीन्स को हम ऐड कर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जीएम क्रॉप्स में। बट इस तरीके से अगर हम कोई क्रॉप को तैयार करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें बहुत तरीके का होता है कि भाई इसके लिए पूरा जेनेटिकली इंजीनियरिंग होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बहुत तरीके से ये चीजें करते हैं। अब इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये कैसे करते हैं, तो उसमें मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि भाई इसमें हम ऐसे ऐसे इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, डीएनए को कैसे हम इसमें मॉडिफाई करते हैं, इसके लिए आपको कैस9 क्या होता है, क्रिस्पर कैस9 का यूज करके कैसे हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा जब फ्यूचर लेक्चर हो। अभी के लिए बेसिक आपको ये समझना है कि जीएम क्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जीएम क्रॉप्स इसको बोला जाता है, ठीक। अब ये बीटी ब्रिंजल क्या है, तो बीटी ब्रिंजल बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अब इसमें हम क्या करते हैं, एक क्राई1AC जीन को इंसर्ट कर देते हैं, किसमें, जो 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 एक ब्रिंजल हमने लिया, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, उसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। उस मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल ब्रिंजल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल ब्रिंजल है, ठीक। अब इसमें अगर हमने क्या किया, इसको उठाया हमने, इसमें क्राई1AC जीन को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये जीन कहां से मिलता है हमको, तो ये एक बैक्टीरिया है थोरेंजेसिस, वहां से हमको ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से ये जीन हमको मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राई1AC जीन। इस जीन को हमने कहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, इस ब्रिंजल में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, इस ब्रिंजल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये ब्रिंजल का अब क्या बोलने लगेंगे, अब देखो इसका जेनेटिकली तो हमने मॉडिफाई कर दिया, तो अब इसको क्या बोल देंगे हम, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल हो गया, समझा गया ना। अब जब हम इसमें हमने ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे होगा क्या, इस जीन के इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो ब्रिंजल प्लांट होगा, इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस काहे को लेकर के, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, समझा क्या ना। यहाँ पे नाम लिखा है कि ये आपका नाम लिखा हुआ है, ऐसे मान लो कि आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ इंसेक्ट्स जो क्या करेंगे, इसको अब अगर उसको खाएंगे, और जैसे कि ये फ्रूट बोरर लिखा हुआ है, ये जब इसको खाएंगे तो वो मर जाएंगे, समझा क्या, क्योंकि ये जो जीन होगा उनकी बॉडी में
मतलब जो भी इंसेक्ट है उनकी बॉडी में जाएगा और उनके जो इंटेस्टाइन होगा उसमें छेद कर देगा। जब ऐसा करेगा तो उनका जो इंजेक्शन होगा, है ना, वहां पर उनको टॉक्सिन, समझ लो एक तरीके से टॉक्सिन रिलीज हो गया और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। जब डिसरप्ट हो जाएगा तो उन इंसेक्ट्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आपको कुल मिला के क्या याद रख लेना है कि ये बैसिलस थोरेंजिसिस, इसी से नाम आया है बीटी। समझ में आ गया? बीटी का क्या स्टैंड करता है, बैसिलस थोरेंजिसिस। इसमें से हमने बैक्टीरिया को निकाला, है ना। ये मतलब ये जो बैसिलस थोरेंजिसिस है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हमने क्या निकाला, क्राई1AC जीन निकाला। इस क्राई1AC जीन को हमने इंसर्ट कर दिया काहे में, बीटी ब्रिंजल में। अब जब कोई भी इंसेक्ट इसको खाएगा तो उसमें क्या होगा, ये जो क्राई1AC जीन है ये ट्रांसफर हो जाएगा उसमें, किसमें, उस इंसेक्ट्स में। और उस इंसेक्ट्स के जो भी इंटेस्टाइन होगा और डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम होगा उसको क्या कर देगा, डिसरप्ट कर देगा, खराब कर देगा, टॉक्सिन रिलीज करके उसको छेद कर देता है उनके इंटेस्टाइन में। और उससे क्या हो जाता है, उन इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। समझना क्या? तो ऐसे काम करता है ये बीटी ब्रिंजल। क्या है, तो ये आपको समझा दिया। काम कैसे करता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो इससे क्या होता है कि अब मान लो कि थोड़ा सा खाया, तो अब मान लो कि ये ब्रिंजल था, ये पहला ही बार थोड़ा सा हल्का सा इसको खाया, तो अब उसकी डेथ हो जाएगी। कोई भी आएगा तो डेथ हो जाएगा, तो वो पूरा इसको खत्म नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेफ हो जाएगा। समझा क्या ना? अब इसको इंडिया में यहाँ पर जो बनाया गया है वो कौन है, तो ये कंपनी याद रख लेना, ये महिको, ये महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, इसने इसको बनाया था। इसने बोलते हैं कि, क्लेम भी करती है कि इसने बहुत सारे बायोसेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। समझ, बट कंसर्न इतना है, कंसर्न होने के कारण क्या हो रहा है, इसके साथ साथ लोगों में बहुत ज्यादा थोड़ा सा डर है, क्योंकि ये एक तरीके से टर्मिनेटर सीड बन जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ टर्मिनेटर सीड। अब टर्मिनेटर सीड किसको बोलते हैं, मान लो कि भाई अब जब तक आप ये वाला सीड नहीं खरीदोगे तो बाद में आप क्या नहीं कर सकते हो, ये जो बीटी ब्रिंजल है या फिर ब्रिंजल की वैरायटी आप नहीं उगा सकते। तो मतलब कुल मिला के एक तरीके से इनकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी। एक तो ये, दूसरा ये एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पॉलिनेशन वगैरह करते हैं, जो इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं, उन सब का भी नुकसान होगा, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी बहुत लोग इसको खतरा बताते हैं, इसलिए इसको अभी तक ये बैन है। इसको प्रॉपर तरीके से मतलब खाया नहीं जा सकता, ये अलाउड नहीं है। समझ में क्या? तो खाने के लिए अलाउड नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये मैको कंपनी, अब ये किसके साथ मिलकर के इसको बनाया, तो ये मोन्सेंटो कंपनी है, बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटर सीड का कंसेप्ट याद रख लेना आप। ये सब कोई काम का नहीं, किसने बनाया है, क्या किसने बनाया है, ये सब कुछ नहीं। बस बीटी ब्रिंजल याद रखो क्या है, कि हाँ बीटी ब्रिंजल ये है, इस काम के लिए ये यूज होती है। और ये क्राई1AC जीन का नाम याद रखना, बैसिलस थोरेंजिसिस काहे के लिए है, ये बीटी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब बैसिलस थोरेंजिसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीटी ब्रिंजल। तो ब्रिंजल नहीं है, बीटी के लिए बैसिलस थोरेंजिसिस बोलते हैं। समझा क्या ना? ठीक है। तो ये आपका हो गया बीटी ब्रिंजल। अभी ये मैटर क्या है, द मैटर रीच टू सुप्रीम कोर्ट, एन एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, 10 ईयर मोरेटोरियम क्रॉप्स। ये सब देख लेना आप, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है, आप इसको देख लो, ठीक है। ठीक, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। द मैटर रीच टू सुप्रीम कोर्ट एंड एन एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड 10 ईयर मोरेटोरियम ऑन फील्ड ट्रायल ऑफ ऑल फोटोग्राफ्स एंड कंप्लीट बैन ऑन ट्रायल। ठीक है ना, वही बात है कि भाई अभी तक ये इसीलिए आपका सुप्रीम कोर्ट पे मैटर चला गया था, और इसके कारण क्या हो गया कि भाई अब पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई भी ये अटका हुआ था, और इस पे फील्ड ट्रायल क्लेम करने के बाद भी इसको मतलब मार्केट में या फिर आप बोलो फील्ड के लिए इसको अलाउ नहीं किया गया था। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में है कि इसको अलाउ कर दिया जाएगा, बट अभी भी इस पे मुद्दा फंस गया है, तो अब देखेंगे फ्यूचर में जो भी होगा, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट जो होता था वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बीटी कॉर्न है, अब ये कॉर्न को लेकर के बताया है, फॉरेन जीन इसमें इंसर्ट कर दिया गया है कॉर्न के सेल जीनोम में। अब ये क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बीटी जीन इंसर्शन टू एक्सप्रेशन, अब वही चीज है कि मॉडिफाई हो गया है पूरा। अब वो अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, जब इसको कोई इंसर्ट करेगा, इसको खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ये सब चीजें तो आपको पता ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या चीज न्यूज में है, पोलियो वायरस। तो आपको सबसे पहले देखो, अफ्रीका क्या है कि अभी फ्री हो गया है, काहे से, वाइल्ड पोलियो वायरस से, ठीक है ना।
तो अभी रिसेंटली न्यूज में ये चीज आ रही थी कि ये जो वाइल्ड पोलियो वायरस है इससे अफ्रीका फ्री हो गया है। तो आपको बस बेसिक चीजें इसमें क्या हो गया, कंटेक्स्ट कोई काम का नहीं है, मेन चीजें आपका पोलियो। पोलियो क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काहे से होती है। तो पोलियो होती है वायरस से, है ना, ये एक वायरल डिसीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है, ठीक है ना। ये जनरली किसको अफेक्ट करती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं 5 साल से कम एज की, ठीक है ना। अब ये ठीक है ना, अब ये ह्यूमन टू, अब ये इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब ये क्या होती है, स्प्रेड कर सकती है। ये स्प्रेड कैसे कर सकती है, ह्यूमन टू ह्यूमन कर सकती है क्या, हाँ बिल्कुल कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है ह्यूमन टू ह्यूमन। कैसे स्प्रेड करती है, तो फीकल मतलब जो होता है आपका मल से, इंसान के मल से, ओरल रूट से, समझा गया। और उसके साथ साथ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर खाने से भी ये होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई करता है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। उसके बाद ये इन्वेड कर देता है आपके जो नर्वस सिस्टम है, और उसको इन्वेड करने के बाद ये पैरालिसिस कॉज कर देता है। इसमें क्या होता है, बॉडी का कुछ पार्ट क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, और जनरली लेग्स आपके पैरालाइज हो जाते हैं, समझा क्या। तो कुल मिला के क्या याद रखना है, ये एक वायरस डिसीज है। वायरस डिसीज है मतलब ये इन्फेक्शियस भी है। इन्फेक्शियस मतलब ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकती है, हाँ होती है, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसफर होती है, तो बताया आपका इंसान के मल से ट्रांसफर होती है। अनहाइजीनिक कंडीशन है तो वहां पे मल वगैरह जो आपका ओपन डिफिकेशन वगैरह होता है तो वहां से भी हो जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये आपका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो आपका गंदा पानी और इनसे खाना पीना जो साथ में करते हैं उससे भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इंसर्ट कर जाता है कहां पर, हमारे इंटेस्टाइन में, और वहां से ये इन्वेड होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम में इन्वेड करने के बाद ये बॉडी के पार्ट्स को क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है, समझा गया। यहाँ पर 3 स्ट्रेन होते हैं पोलियो वायरस के, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, समझना क्या ना। जो ये थर्ड स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस है, ठीक है ना, वो आपका देखो जो ये अभी इरेडिकेट किया गया है कहां से, अफ्रीका से। उसके साथ साथ ये क्या बोल रहा है, जो टाइप 2 वाला है वो इरेडिकेट कर दिया गया था 1992 में, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये नाइजीरिया में कब से बोल रहा है, नो केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस हैव बीन फाउंड सिंस लास्ट रिपोर्टेड, 2012 के बाद अभी तक ये वाला जो पोलियो वायरस है, कौन सा वाला, थर्ड वाला। 3 तरीके के स्ट्रेन होते हैं, 1, 2 और 3। उसमें से 2 तो 1999 में ही इरेडिकेट कर दिया गया था। कहां की बात कर रहे हैं हम, अफ्रीका की, ठीक है ना, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे, अभी रिसेंटली 2012 के बाद अभी तक यहां पर रिपोर्ट नहीं किया गया था नाइजीरिया में, ठीक है ना। तो अभी इसको फाइनली चुटमुट जो मान लो बाकी कंट्रीज में आते रहे होंगे केस, बट अभी फाइनली नाइजीरिया में लास्ट रिपोर्ट जो हुआ था वो 2012 में हुआ था, उसके बाद पूरे अफ्रीका में ही नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है ना। मतलब होते होंगे बट रिपोर्ट नहीं हुए, जब रिपोर्ट से ही तो पता चलता है। अब रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो सिंस लास्ट 2012 में रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, तो ऐसा माना गया कि जो टाइप 3 है वो अब क्या हो गया, आपका खत्म हो गया है, ठीक है ना। कहां से, यहाँ से, अफ्रीका से। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो वाइल्ड पोलियो वायरस का जो ये टाइप 1 है ना, ये 2 कंट्री अभी भी इससे ग्रसित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब आपको पता करना है इंडिया क्या पोलियो फ्री है, इंडिया क्या पोलियो फ्री है, ये फ्री हो गया क्या तीनों स्ट्रेन से। अगर हो गया तो आपको पता करना है कौन से ईयर में ये हुआ है, ठीक है ना। और नहीं हुआ है तो फिर आपको देखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी भी ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये पोलियो वायरस के टाइप 1 स्ट्रेन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, समझा क्या। वैक्सीनेशन फॉर पोलियो वायरस, तो अब इसमें वैक्सीनेशन क्या है, अब देखो इसमें आपको एक चीज याद रख लेना है कि ये जो वायरस हम देते हैं, देखो इसमें क्या होता है, 2 तरीके से हम देते हैं। अब ये मान लो कि भाई ये एक बच्चा है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, पोलियो का वैक्सीन देंगे, पोलियो का वैक्सीन देंगे। अब पोलियो का वैक्सीन में क्या होता है, देखो 2 फॉर्म में होता है, एक होता है लाइव फॉर्म में और एक होता है डेड फॉर्म में। डेड फॉर्म में क्या होता है, देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक दवाई ले रहा हूं, दवाई में मैं क्या करूंगा, वायरस को ही यूज करूंगा, मैं यूज कर रहा हूँ वायरस। अब इसको मैं पिलाऊंगा किसको, इसको मैं पिला रहा हूँ इस छोटे से बच्चे को। अब ये वायरस क्या होगा, ये डेड फॉर्म में है तो मतलब वायरस क्या है, किल्ड फॉर्म में, किल्ड फॉर्म में है। यहाँ पर किल्ड लिख लो आप, डेड फॉर्म से लिखने से अच्छा किल्ड फॉर्म में। अब किल्ड फॉर्म में होगा लेकिन वायरस तो हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है। अब जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ये वायरस हमारी बॉडी में कुछ कोई भी मतलब मतलब हमारा बॉडी को पैरालाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायरस क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, समझा क्या। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है मतलब क्या है, वो मरा हुआ है। अब वो जाकर के अपना जो मल्टीप्लीकेशन है और जो टारगेट करना था वो तो कर नहीं पाएगा, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम
सिस्टम तो समझ जाएगा, उसके प्रति एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। जब इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा तो भाई नेक्स्ट में मान लो कि कभी फ्यूचर में कोई सही में वायरस, इस पोलियो वायरस का अटैक हुआ तो हमारी बॉडी इसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो अब हमारी बॉडी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए होता है क्या, ये किल्ड फॉर्म में होता है। और लाइव फॉर्म में क्या होता है, लाइव फॉर्म में होगा ये कि भाई वो लाइव रहेगा, वायरस जिंदा रहता है, बट वो बहुत ज्यादा, मतलब उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, ताकि उसकी इंटेंसिटी कम रहे, वो ना के बराबर हमारी बॉडी में इंसर्ट करने के बाद ना के बराबर वो उसका अफेक्ट रहे हमारी बॉडी में, ठीक है ना, हमारी बॉडी में उसका ना के बराबर अफेक्ट रहे। समझा गया? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो लाइव हम यूज कर रहे हैं और वो मान लो स्ट्रॉन्ग है ना, काफी इंटेंसिटी है उसकी, तो फिर जाकर के अगर वो मान लो कि हमारी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर पाई इम्यूनिटी, तो फिर तो वो वायरस हमको हो ही जाएगा, नहीं होने वाला होगा तब भी हमने वैक्सीन देके करा दिया। तो इसलिए क्या होता है, उसको माइल्ड फॉर्म में कर देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म में कर देते हैं। ये सब चीजें कैसे काम करती थी, तो मैंने कोरोना वायरस का जो सीरीज था उसमें जब मैंने बताया था कि हाउ डू वैक्सीन वर्क्स, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करती है, वहां से आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइव फॉर्म, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर एक्टिवेटेड है, यहाँ पर इनएक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड फॉर्म में क्या होता है कि भाई वो लाइव है, इनएक्टिवेटेड में डेथ है, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो काम करती है। WHO और उसके साथ साथ बहुत सारी फाउंडेशन होती हैं, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, इन लोगों ने मिलकर के एक गावी बनाया है। गावी एक अलायंस है, वैक्सीन अलायंस है। काहे के लिए? ऐसी बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिसीज है उसको खत्म करने के लिए, वैक्सीनेशन वगैरह डेवलप करने के लिए ये ग्लोबल अलायंस बनाया गया है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था 1988 में, काहे के लिए? इरेडिकेशन करने के लिए। क्या इरेडिकेशन करने के लिए? पोलियो को इरेडिकेशन के लिए। समझ में आ गया? जिसके कारण उन्होंने क्या लॉन्च किया था, क्या रिजोल्यूशन अडॉप्ट करके क्या लॉन्च किया था, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। समझ में आ गया? ये डिफरेंट डिफरेंट जो नेशनल गवर्नमेंट है होती हैं, उनसे उनको लेकर के, WHO को लेकर के, और ये जो आपका मैंने बताया था कि जो ये CDC है यूएस का, ये जो यूएस सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये जो CDC वहां का यूएस का ये जो ग्रुप है, उसको लेकर के यूनिसेफ को इंक्लूड करके, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को यूज करके, प्लस गावी यूज करके, इन सबको यूज, मतलब इन सबको स्टेक होल्डर बना करके ये जो आपका ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया। और एक चीज और बताई मैंने आपको, गावी ये जो वैक्सीन अलायंस है, इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। वाइल्ड जो पोलियो वायरस के केस है उसको हमने डिक्रीज कर दिया है ऑलमोस्ट 99% सिंस 1988 से, ठीक है ना। पहले कितने केसेस होते थे, देखो उसमें लिखा है कि भाई ये केसेस है उतने थे, और उसको रिपोर्ट करके आज इतने में ले आया गया है। फैक्चुअल डिटेल है, कोई काम की नहीं है, जो चीजें थी आपको समझ में आ गया। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना कि ये लॉन्च, ये किसका है, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। तो इसमें याद रखना, बहुत सारी चीजों बहुत सारे लोग मिल करके इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या न्यूज में है, नेक्स्ट है आपका बायो इथेनॉल। अब ये बायो इथेनॉल क्या है, बायो इथेनॉल आपको पता होगा, गवर्नमेंट ने अब टारगेट रख दिया है 10% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। काहे में? पेट्रोल में। कब से? 2022 तक। 2022 तक जो आपका बायो इथेनॉल, ये आपका टारगेट था, ठीक है ना। ये जो आपका नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है ना, उसमें आपको बोला गया है कि हमको इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, बायो इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उसको इंक्रीज करना है। तो अभी रिसेंटली क्या है, ये जो टारगेट 10% का था ना, उसको अभी इंक्रीज करके 20% कर दिया गया। समझना क्या? काहे में? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में। और ये जो हमारा ये जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, ये कितना बोलती है, तो ये आप एक बार इसको आप चेक करिए, ठीक है ना। आपको क्या चेक करना है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में डीजल के लिए भी ब्लेंडिंग बोला गया कि डीजल में ब्लेंडिंग करना है और पेट्रोल में ब्लेंडिंग करना है, ठीक है ना। डीजल में आपको 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करानी है, ठीक है ना। और वहीं पर आपको पेट्रोल में आपको कितना, 20% है या 25% है, ये आपको पता करना है, ठीक है ना। 20% है, 25% है, कितना है कि इतना हमको इथेनॉल ब्लेंडिंग करानी है। उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर हमने अभी रेस कर दिया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ये जो अलग से एक प्रोग्राम चल रहा था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अलावा, उसमें हमने क्या कर दिया, अब इथेनॉल ब्लेंडिंग को हमने 20% तक कर दिया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग ये जो प्रोग्राम था, जिसमें क्या हो रहे थे कि मान लो कि ये नॉर्मल पेट्रोल है ना,
अब इससे क्या होगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें इथेनॉल मिला दें, है ना, जो कि वो पेट्रोल की तरह ही काम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि अब पेट्रोल की मात्रा कम है, इथेनॉल की मात्रा ज्यादा है, इसके साथ साथ ये पोल्यूशन फ्री होगा, ये पोल्यूशन उतना कॉज करेगा नहीं। जब पोल्यूशन कॉज करेगा नहीं तो क्या होगा, ये जो पोल्यूशन है, ये जो पोल्यूशन अब होने वाला होगा वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। अब इसको रेस करके कितना कर दिया गया है कि मान लो कि भाई आप 100 लीटर यूज कर रहे हो, 100 लीटर पेट्रोल है, तो उसमें 100 लीटर का मान लो टोटल ये है, तो उसमें 80 लीटर क्या होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, 20 लीटर क्या होना चाहिए, आपका इथेनॉल होना चाहिए। ये टारगेट अब गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। काहे के लिए, ये कार्बन एमिशन जो लॉन्च होता है उसको वो करने के लिए इसने क्या करा है, जो कार्बन एमिशन है उसको कम कराने के लिए, प्लस इंडिया की जो डिपेंडेंस होती है पेट्रोल डीजल में बाहर के लिए, उसको कम कराने के लिए हम इंडिया में ही इथेनॉल का प्रोडक्शन करें और उसको ब्लेंडिंग में यूज करके हम उसको क्या कर लें, उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज करके हम जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको हम कम कर लें। समझ में आएगा। तो ये बायो इथेनॉल क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बायो इथेनॉल एक तरीके का बायोफ्यूल है। अब बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल मतलब ऐसा कोई भी फ्यूल जो बायोमास से हमको मिलता है। ये क्या है, बायोमास, ठीक है ना, ये है बायोमास। बायोमास मतलब क्या, बायोमास मतलब कोई भी ऐसा मास जिसमें क्या हो, ऑर्गेनिक मैटर हो। समझ में आ गया, ऑर्गेनिक मैटर हो जिसके कारण क्या होता है, हमको कार्बन और हाइड्रोजन ये मिले ताकि हम उसको एज अ फ्यूल यूज कर सके, उसको बोलेंगे बायोमास। तो बायोमास से निकला गया कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बायोफ्यूल। लेकिन बायोमास मतलब ये तो पेड़ है, मान लो पेड़ है, सड़ रहा है तो बायोमास है। अब वो भी तो एक समय बाद कोयला में बन जाएगा। लेकिन हम बायोफ्यूल किसको बोलेंगे, कि ये जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा बायोमास जिसमें से हमको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है और ये ऑर्गेनिक मैटर को हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे, लेकिन ये सब बनने में बहुत कम समय लगे। समझ में आ गया। तो कीवर्ड क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सब कुछ होना चाहिए, है ना। वो कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं और इवन मंथ हो सकते हैं, तभी हम उसको बायोफ्यूल बोलते हैं। बायोफ्यूल में क्या होगा, बायोफ्यूल में आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलना चाहिए। कार्बन नहीं होगा तब आपको कार्बन नहीं होगा तो फिर आपको सोचो स्पेसिफिक हीट कैसे मिलेगी, है ना। उसमें से आपको हीट कैसे मिलेगी, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम हो जाएगी। तो उसमें से जो हीट निकलना है वो हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको हाइड्रोकार्बन चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई भी फ्यूल जिसमें क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, फ्यूल में आपको हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी फ्यूल जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और वो हम काहे से निकाल रहे हैं, बायोमास से। बायोमास में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर काहे से बनता है, मान लो कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज मर गया, समझ में आ गया, या फिर मान लो कि कोई भी ऐसा, जैसे पेड़ पौधे हो सकते हैं, मछली हो सकती है, कोई भी मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब मरने के बाद जो आज जी रहे हैं ये मरेंगे तब भी बायोफिल बनेगा उससे। जो पहले कभी जिंदा थे वो मर गए होंगे तब भी बायोफिल हम बना सकते हैं। समझ में, कैसे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, है ना। जैसे कि देखेंगे आगे क्या है, फर्मेंटेशन होता है, गैसिफिकेशन होता है, इसके साथ साथ आप देखोगे कि भाई इसके साथ साथ मिथनेशन प्रोसेस है, उसके साथ साथ आप देखो कि भाई गैसिफिकेशन के साथ इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, सारे मेथड होते हैं। थर्मल मेथड हो सकता है, नॉन थर्मल मेथड हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस से हम ये बायोफ्यूल को बनाते हैं। ये बायोफ्यूल आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। सॉलिड बायोफ्यूल जैसे वुड है वो भी बायोफ्यूल है, समझना, लेकिन वो जल्दी अगर बना रहे हो तब वो बायोफ्यूल है, ठीक है। वहीं पर आपको मैन्योर है वो भी आपको जल्दी ही बन जाता है, मैन्योर तो आपको पता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बायोफ्यूल है। लिक्विड में बायो इथेनॉल, बायोडीजल, गैस में बायोगैस जो होती है, ये सब क्या है, मतलब क्या है, बायोफ्यूल है, ठीक है ना। अब बायोफ्यूल आपके बहुत सारे जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब इनका क्या खासियत है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, ये फूड क्रॉप से हमको बनाया जाता है, ये फूड क्रॉप से बनाया जाता है इन फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल को। ये वो फूड क्रॉप्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, विच वी कंज्यूम। जैसे कि मान लो शुगर केन है ना, वहां से बना लिया गया, ठीक है। व्हीट हो गया, राइस हस्क हो गया, राइस से मतलब जो हम सीधा सीधा कंज्यूम कर सकते हैं, उनसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बनते हैं। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल किससे बनते हैं, ये भी फूड क्रॉप से बनते हैं, फूड क्रॉप्स, लेकिन जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट में जैसे कि मान लो शुगर केन का मुलास है, बगास से है, ठीक है, बगास हो सकता है, बगास है, जो छिलके वगैरह होते हैं खाने के बाद जो गन्ने में बचता है, मुलास, ठीक है। फिर इसके साथ साथ राइस हस्क, ये भी वेस्ट है आपका,
है ना, इससे बनता है। तो इसमें जो फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट रहता था कि भाई फूड को डाइवर्जन कर दिया जाता है फ्यूल बनाने के लिए, वो डिबेट को हमने ओवरकम कर लिया सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हम क्या करते हैं, थर्ड जनरेशन में हम एल्गी का यूज करते हैं और उससे बायोफ्यूल जनरेट करते हैं। देखो ये क्या है डिटेल में ना मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा बायोफ्यूल के ऊपर, ठीक है ना, बायोफ्यूल के ऊपर ये सेपरेट मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए बस आप समझ लो ये क्या है, आपको अलग अलग जनरेशन होते हैं, उसमें क्या होता है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एल्गी से ये थर्ड जनरेशन होते हैं और ये कार्बन न्यूट्रल होता है ना, ये कार्बन न्यूट्रल होता है, ठीक। वहीं पर आपको फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल कैसा होता है, तो फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो होता है आपका कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव मतलब ये जितना रिलीज करता है उससे ज्यादा क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, समझा क्या, मतलब जितना कार्बन ये रिलीज करेगा फ्यूचर में उससे ज्यादा तो इसने ऑलरेडी बनने में उतना एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये कार्बन नेगेटिव हो गया। इसके साथ साथ इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को यूज किया जाता है, समझा क्या, ये सारे पॉइंट्स आप थोड़ा सा याद रख लेना प्रीलिम के लिए, ठीक। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखो। नेक्स्ट क्या है, बायोइथेनॉल क्या है, तो बायोइथेनॉल एक तरीके का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल है, काहे से बनाया जा रहा है इसको, कॉर्न से और शुगर केन से बनाया जाता है। कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, तो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको पता होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है, एनएरोबिक केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होता है कुल मिला के ये कॉर्न और शुगर केन का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो 1 लीटर आप पेट्रोल ले लो और 1 लीटर ऑफ इथेनॉल ले लो, एफिशिएंसी ज्यादा तो किसकी होगी, पेट्रोल की ही होती है, लेकिन ये 2/3 मतलब पेट्रोल का 2/3 जो एफिशिएंसी है वो हमको 1 लीटर इथेनॉल से मिल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब इन दोनों को हम यूज करते हैं तो आपको पता है जो कंबशन परफॉर्मेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, उसके साथ साथ एमिशन कम हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो आपका सल्फर ऑक्साइड की जो भी गैसेस होती हैं जो ये रिलीज होने वाली होती है वो कम हो जाती हैं। इथेनॉल का बेनिफिट क्या है तो आपको पता है, रिन्यूएबल है, इसको हम ये इको फ्रेंडली होता है, समझना का हम इसको प्लांट से बना सकते हैं, तो हमको इसके लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहने की जरूरत है, बस हमको क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज करके हम उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें हाई ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर आपको इंजन को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है, एक और होता है सीटेन नंबर, ठीक है ना। अब ये सब टेक्निकल डिटेल्स आपको आगे जब भी फ्यूचर की क्लासेस लगेगी तो मैं आपको इसमें समझाऊंगा क्या है, ठीक है। वहीं पर इसके कारण क्या होता है, पोल्यूटेंट्स कम हो जाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस भी कम हो जाती हैं, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया बायो इथेनॉल। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। इसमें देखो कंटेक्स्ट वगैरह कोई काम का नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है, मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर एजिस इजिप्टी था। एजिस इजिप्टी एक तरीके का मॉस्किटो है ना, ये मॉस्किटो है। इसके साथ साथ एक एडिस इजिप्टी है और एक मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर है एनोफिलिस, एनोफिलिस, ठीक है ना। तो ये एनोफिलिस के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। और डेंगू किसके कारण होता है, डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, समझा गया, वो सब किसके कारण होता है वो मैंने आपको बताया था, डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, समझा गया, येलो फीवर हो गया, ये सब कौन कराता है, एडिस इजिप्टी, ठीक है ना। तो वहीं पर ये मलेरिया किसके द्वारा किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एकमात्र आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो है आपका, कहा गया, एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है ना, ये एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है ना। इसके बाइट करने के कारण ये हमको मलेरिया होता है। अब ये मलेरिया वहां पर वायरस होता था, यहाँ पर ये क्या है, ये पैरासाइटिक है, समझा गया। वहां पर ये सब क्या थे, ये सब वायरस, ये वायरस कैरी करता था। यहाँ पर ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है आपका पैरासाइट, ठीक है ना, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है ना। ये पैरासाइट क्या होता है, जब हमको मॉस्किटो काटता है तो ये पैरासाइट रिलीज हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना। अब ये पैरासाइट क्या करता है, एक बार हमारी बॉडी में आ गया तो ये ट्रेवल करेगा लीवर में, वहां पर ये क्या करेंगे, अपना जो भी मेच्योर होना होगा वहां पे ये मेच्योर हो जाते हैं, समझा क्या। अब ये मलेरिया है, कहां पर देखा जाता है आपको, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होती है वहां पर आपको ये आपका ये वाला जो पैरासाइट है वो थ्राइव करता है, वो वहां पर ग्रो होता है और वहां से ये इन मॉस्किटोज में आता है, ये मॉस्किटोज के कैरियर होते हैं, इन पैरासाइट्स को वो क्या कर देते हैं आपका
वहां पर जाकर के इंसर्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में, और फिर उसके कारण क्या हो जाता है, हमको मलेरिया होता है। अब मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स है ये सब आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये लगभग 91 कंट्रीज में अफेक्ट करता है। इसमें से 216 मिलियन केसेस हैं रिपोर्ट हुए हैं 2016 के आसपास, ठीक है ना। तो ये सब चीजें फैक्चुअल चीजें हैं, कोई काम की नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। मलेरिया कब होगा आपको, जब मॉस्किटो जो काहे से इन्फेक्टेड है, आपको बता दिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, तब जाकर के अगर वो आपको काटता है तब जाकर के आपको मलेरिया होगा। समझ में, 4 तरीके के मलेरिया है, आपको ये लिखा होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी ओवेल, पी मलेरिया, पी फैल्सीपेरम, ठीक है ना। सबसे खतरनाक कौन सा है, तो यहाँ पर देखो सबसे खतरनाक है ये लिखा हुआ है, पी फैल्सीपेरम होगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, देखो ये प्लाज्मोडियम, ये जो फैल्सीपेरम है ये डेडलीस्ट, ठीक है, डेडलीस्ट ऑफ द 5 मलेरिया पैरासाइट। पांचों में से सबसे ज्यादा जो डेडलीस्ट है वो कौन सा है आपका, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, समझेगा। तो उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है आपका ये वाला जो अभी आपका ने देखा, ये प्लासिमम वाइवेक्स, ठीक है ना, ये आपका उससे कम थोड़ा सा लेस, मतलब लेस फेटेलिटी होगा उसका, किसका, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जो ये न्यूज में क्या था, देखो प्लाज्मोडियम 5x रेस्पॉन्सिबल है काहे के लिए, 7.5 मिलियन मलेरिया केसेस के लिए वर्ल्ड वाइड में, ये कंटेक्स्ट था आपका। अब ये क्या होता है कि अनस्टडीड था, इसके बारे में ज्यादा हमको पता नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कराने के लिए थोड़ा सा ये रिपोर्ट वगैरह आई थी, तो वहीं से ये कंटेक्स्ट में बन जाता है। तो अब ये क्या होता है, ये मॉस्किटो क्या करता है, इंजेक्ट करता है क्या, ये स्पोर लाइक एक चीज होती है जिसमें, जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है ना, ये रिलीज करता है। ये क्या है, पैरासाइट है एक तरीके का, ये जब मच्छर काटता है तो हमारी बॉडी में रिलीज करता है, रिलीज कर देता है, ये जाकर के लीवर में ट्रेवल होता है, फिर वहां से मेच्योर होता है, और फिर ये जो मलेरिया होते हैं वो कैरी कराता है। अलग अलग तरीके के मलेरिया होते हैं, कोई काम की चीजें नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। देखो ये सब पढ़ोगे आप जरूर, मेरे को पता है, ठीक है ना, कि भाई ये सब चीजें, ये सब हम लोग भी कोई ध्यान नहीं देते इन सब चीजों को, क्या है कंटेक्स्ट, मेन चीज है, बेसिक है, मलेरिया क्या होता है ये पता होना चाहिए बस आप, समझ में क्या। ये एक तरीके का जिसमें अलग अलग तरीके के हैं, तो मैंने आपको बता दिया, प्रोटोजोयल पैरासाइट के कारण होता है, पैथोजेंस के कारण होता है, समझ में क्या, इसके कारण क्या होता है, तो ये सब आप जानते हो ऑलरेडी। तो ये मेन चीजें हैं, क्या ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही काटती है, मैंने आपको बताया मेल मॉस्किटो काटता नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मेल्स डू नॉट बाइट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें इसको लेकर के थी, वो मैंने आपको समझा दी, समझ में क्या ना। ये लिखा है देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नॉट द मोस्ट लिथल, नॉट द मोस्ट लिथल ऑफ द ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट, इट इज मोस्ट कॉमन। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है वो मोस्ट कॉमन है, बट मोस्ट डेडलीस्ट नहीं है, ये बता रहा है, कोई काम की चीजें नहीं है, बस मेन चीजें जो जो थी वो मैंने आपको समझा दी। बाकी जो ये बायोफ्यूल वाला चैप्टर है, इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर लेके आने वाला हूँ, स्पेशली पूरा बायोफ्यूल के ऊपर, तो वहां पे हम देखेंगे कि बायोफ्यूल का क्या क्या है और क्या क्या जनरेशन है, उसको डिटेल में हम करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।